हाँ, so see, intensity topic was going on. ठीक है, intensity topic में मैंने आपको बताया था that if I1 is the intensity due to first source and I2 is the intensity because of second source, और ये दोनों waves अगर एक point पे आके meet कर रही हैं, so resultant intensity at that point. सर हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। students आवाज आ रहा है सर, आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है, उसका कुछ प्रॉब्लम रहेगा। अच्छा, हाँ, so resultant intensity at that point is given by I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 cos थीटा या cos फाइ, जो चाहिए लिख सकते हैं। आई थिंक ये फॉर्मूला हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप कैसे याद रखोगे? लिसन, इट इज अ फॉर्मूला फॉर resultant intensity at any point where two waves are arriving simultaneously. Okay, theta इसमें दिख रहा है, theta is a phase difference between the two waves which are arriving at that point. इस पे हम लोग आज न्यूमेरिकल भी करेंगे थीटा, लेकिन वो दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस है, द टू वेव्स व्हिच आर अराइविंग एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर जो दोनों वेव्स आ रही हैं, दोनों जो सोर्सेस हैं, अगर वो कोहेरेंट सोर्सेस हैं, इन केस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस मैंने कल कहा था फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। मतलब कोहेरेंट सोर्सेस के लिए ये जो थीटा है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर थीटा कांस्टेंट रहेगा कोहेरेंट सोर्सेस के लिए, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी उस जगह पे कांस्टेंट रहेगा, which is necessary for steady interference pattern. Steady pattern कब बनेगा? जब resultant intensity at any place will be constant ना। तो I resultant कब constant होगा? जब थीटा constant है। थीटा constant होता है coherent sources के लिए। Clear? So I hope आपको ये formula पता है। It's a formula with which you can find out the resultant intensity. Clear? अब देखिए, suppose यहाँ पे मैंने intensity I1 I2 लिखे हैं, मतलब दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी अलग अलग है। I1 is the intensity of one source, I2 is the intensity due to second source. लेकिन सपोज अगर I1 I2 इक्वल है, let's suppose I1 and I2 are equal and both of them are equal to I, दोनों I के इक्वल है, तो आप ये जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखी है, इन प्लेस ऑफ I1 I2 आप I पुट कर सकते हो। ओके, और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगा, ठीक है, ऊपर हम लोग I1 I2 की जगह लेट्स से सेम I पुट कर दे, सो इट विल बी I प्लस 2 रूट I cos थीटा, ऐसा कुछ आएगा ना। सॉल्व करो, आपका टर्म आएगा cos इसको थोड़ा सॉल्व करो, 2i कॉमन आएगा, इट विल बी 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, अब जिनका मैथमेटिक्स का नॉलेज है वो समझ जाएंगे, 1 प्लस cos थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। दिस वी कैन राइट फॉर 1 प्लस cos थीटा इनटू 2i। एक एक स्टेप देखते जाओ, इट बिकम 4i cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये क्या है देखो, इट इज ऑल्सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी ओनली। ये भी सेम चीज का फॉर्मूला बनाया मैंने।
तो मैं ये बता था कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इट्स गिवन बाय दिस फॉर्मूला अगर दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम है तो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगी, ठीक है, क्लियर। नाउ अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, सपोज देयर इज अ वन पॉइंट एट विच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज देयर, सपोज स्क्रीन के ऊपर कोई पॉइंट है जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, द पॉइंट वेयर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज देयर इट इज आल्सो नोन एज ब्राइट पॉइंट। ब्राइट पॉइंट पर क्या होता है कि जो दोनों वेव्स हैं, द टू वेव्स विच आर अराइविंग, ठीक है, वो दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, द फेज डिफरेंस इज ईदर 0 डिग्री और 360 डिग्री एंड सो ऑन। सी बराबर है ना। जहां पे ब्राइट पॉइंट बनता है वहां पे क्या होता है, क्रेस्ट मीट्स विद क्रेस्ट। अगर एक वेव का क्रेस्ट है और दूसरी वेव का भी क्रेस्ट है, दोनों में फेज डिफरेंस 0 रहेगा, या तो 360 का डिफरेंस रहता है। सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ थीटा फॉर ब्राइट पॉइंट। अगर आप थीटा 0 डालेंगे यहाँ पे, इफ यू पुट थीटा एज 0, cos 0 बिकम 1, 4 आएगा। तो जहां पे ब्राइट पॉइंट बनती है वहां पे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है इट इज इक्वल टू 4i, वेयर i यहाँ पे RHS पे जो i है, राइट हैंड साइड पे जो i है, इट्स इंटेंसिटी ऑफ वन ऑफ द सोर्सेस। तो इट्स इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज ऑब्टेन्ड। सिमिलरली जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, द पॉइंट वेयर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज देयर, जहां पे आप जिसको आप डार्क पॉइंट भी बोलते हो, वहां पे जो फेज डिफरेंस होता है इट इज ईदर 180 डिग्री और डायरेक्टली 3 पाई, 5 पाई, सो ऑन, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, एंड यहाँ पे है इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। सी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए। इसको आप समझ सकते हो। डिस्टर्ड इंटरफेरेंस कब बनता है, व्हेन क्रेस्ट ऑफ द वन वेव मीट्स विद अ ट्रफ ऑफ द अदर वेव। तो एक वेव का क्रेस्ट है और दूसरी वेव का ट्रफ आ गया एक ही पॉइंट पे, तो क्रेस्ट और ट्रफ अगर आ रहे हैं ऑपोजिट, दोनों में 180 का फेज डिफरेंस होगा एटलीस्ट। तो यहाँ पे अगर आप पाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 180 सब्स्टिट्यूट करो हियर, तो सॉल्व करो, ये 0 आएगा, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी वुड कम 0, ठीक है। तो याद रखो अगर दोनों सोर्सेस का, देयर आर टू सोर्सेस, दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी अगर सेम है, so this is a formula for finding resultant intensity at any point. In case of constructed interference, this cos term will become 1, it will be just 4i. In case of distorted interference, resultant intensity would be 0. ये जो तीन रिजल्ट्स मैंने लिखी हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं तीनों रिजल्ट्स, ये तभी वैलिड है जब दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम हो, ठीक है। When intensity of both sources are same. Clear? इंटेंसिटी के लिए आप ये फॉर्मूला थोड़ी याद रखो। इंटेंसिटी के लिए मैं एक और फॉर्मूला दे देता हूं, सी टू इट। कभी कभी एमसीक्यूज में पूछा जाता है दैट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न टू द मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखो अगर दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम है, इफ बोथ सोर्सेस हैव सेम इंटेंसिटी, तो मैंने यहाँ पे समझाया था कि रिजल्ट इंटेंसिटी 0 भी हो सकता है, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी कैन बी 0 आल्सो। बट अगर अगर दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम नहीं है, टू सोर्सेस डू नॉट हैव सेम इंटेंसिटी, डू नॉट हैव सेम एम्पलीट्यूड, तब हमें आई मैक्स और आई मिन निकालना है। सी आई मिन कैन बी 0 आल्सो, बट 0 कब होता है, जब दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम है ना। से आई मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ होती है, जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, और मिनिमम इंटेंसिटी कहां पर होती है, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, ठीक है। अब इसकी फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है ना, वो कैसे फाइंड करेंगे, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है। जब ये कॉस का टर्म 1 हो जाएगा, जिस पॉइंट पे ये कॉस का टर्म 1 हो जाएगा, इफ कॉस बिकम 1 इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस।
जब cos 1 हो जाएगा ना तब हमें I max मिलेगा. For I max cos must be 1. ये 1 हो गया तो सिर्फ ये बचा ना. Only this much is remaining. It is like a plus b the whole square की फॉर्मूला है ये. तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे रूट I1 प्लस रूट I2 द होल स्क्वायर. इसको आप सॉल्व करो आपका ये टर्म आ जाएगा है ना. तो ये टर्म को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. थोड़ा समझो. आकाश सिंह क्या डाउट है माइक ऑन करके पूछो. आकाश सिंह को क्या डाउट है जल्दी बोलो. आकाश सिंह ठीक है. ओके अभी आपका कुछ आंसर नहीं आ रहा है. लेट मी कंटिन्यू. से ये है फॉर्मूला फॉर रिजल्ट इंटेंसिटी. आई वाज सेइंग दैट दिस आई विल बी मैक्सिमम. I was saying that this I will be maximum जब ये cos का टर्म 1 हो जाएगा. When cos become 1, this will be the maximum I. और कितना होगा? This can be written as root I1 plus root I2 the whole square. It is a formula for maximum intensity. Minimum intensity. Minimum कब होगा? जब ये cos की वैल्यू -1 होगी. -1 is the lowest possible value of cosine. तो जब cos की वैल्यू -1 होगी, put it as -1, यहाँ पे माइनस आ जाएगा. So this will be I1 plus I2 minus 2 root I1 I2. It's a formula for minimum intensity. हम लोग ऐसे लिख सकते हैं root I1 minus root I2. It's a formula for minimum intensity. ठीक है. तो कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मैक्सिमम अपॉन मिनिमम निकालो. ये है. ये तभी है जब दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी अलग अलग है. इट्स I1 I2. अगर दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम है देन दीज आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम. क्लियर. ये जो फॉर्मूलास मैं दे रहा हूं नोट करते जाओ प्लीज. काम आएंगे आपको ये व्हाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज. ठीक है. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी पार्ट. ये इंटेंसिटी पार्ट है. ठीक है. लास्ट रिलेटेड टू इंटेंसिटी एक लास्ट पॉइंट बता देता हूं. देखो इफ यू वांट टू फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी आपको इंटेंसिटी निकालनी है. सपोज ये फॉर्मूला है. Here theta, as I told you, theta is a phase difference between two waves arriving at that point. थीटा फेज डिफरेंस है. अब कभी कभी क्या होता है कि फेज डिफरेंस गिवन नहीं होता है, पाथ डिफरेंस गिवन होता है. सो हियर यू नीड फेज डिफरेंस बट समटाइम्स पाथ डिफरेंस इज गिवन. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होती है फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज गिवन बाय 2 पाई बाय लैम्बडा टाइम्स पाथ डिफरेंस. शायद आपने देखी होगी ये फॉर्मूला पे. वेव्स चैप्टर में ये फॉर्मूला रहती है. फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू वेव्स व्हिच आर अराइविंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस, इट्स गिवन बाय 2 पाई बाय लैम्बडा टाइम पाथ डिफरेंस. लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ बोथ वेव्स. 2 पाई बाय लैम्बडा टाइम्स पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज इक्वल टू फेज डिफरेंस. कभी कभी क्या होगा, इस फॉर्मूला से हमको फेज डिफरेंस निकालना होगा और फिर वो फेज डिफरेंस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा. क्लियर. डोंट वरी, इसके ऊपर हम लोग आज एमसीक्यू या न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी. बट आई होप आप ये देखिए, आपने ये फॉर्मूला भी पहले नोट कर लो. इट्स फॉर्मूला इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द फेज डिफरेंस इफ पाथ डिफरेंस इज गिवन. ओके. सो आई होप ये सारी फॉर्मूला नोट कर लिया आपने. ठीक है. सो आई होप इट इज ओवर. ओके, नाउ आई एम गोइंग अहेड. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन द इंटरफेरेंस
आई एम टेलिंग यू सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स नाउ, कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मुलास बता रहा हूँ, see here carefully. In Young's double slit experiment, we are having a Young's double slit experiment. There are two sources S1 S2 और सामने स्क्रीन होती है. Okay, this is called Young's double slit experiment. Suppose ये जो पूरा experimental setup है, ये पूरा setup air में है. It is in air. So इसका जो light होगा, the light definitely light will travel in air. Light air में travel करेगा. Let's say wavelength of this light is lambda 1. Wavelength lambda 1 है. And fringe width, I'm writing here fringe width. Fringe width is x1. As you know, fringe width is given by the formula lambda capital D by small d. But here I'm saying lambda 1. So here I'm writing lambda 1. And it is x1. This is fringe width and this is wavelength. अब suppose ये जो पूरा Young's double slit experiment का arrangement है, this entire arrangement, suppose we put this arrangement into water या किसी और medium में डाल दिया, ये पूरा जो screen है, दोनों sources है, इनको suppose water के अंदर डाल दिया. Okay, suppose आपको चाहिए तो लिख लो, suppose the entire arrangement of the Young's double slit experiment, entire arrangement is immersed in the water. पूरा इस चीज को हमने पानी के अंदर डाल दिया. तो आपको पता है पानी के अंदर डालने पे मैंने बताया था कल भी, frequency of light do not change. तो जो लाइट है S1 S2 से जो लाइट आ रही है, इसकी frequency change नहीं होगी when put in the water, but wavelength change होता है in the water. Let's say in the water wavelength become lambda 2. Wavelength become lambda 2. अगर wavelength change हो गया, fringe width भी change होगा. Now let's say fringe width is x2. In the water, if you put up this setup, पानी के अंदर जो fringe width हमको मिलेगी, the fringe width will be lambda 2 d by d. ठीक है, कैपिटल डी और स्मॉल डी सेम रहेंगे. ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है मैंने पानी में डाल दिया, तो कैपिटल डी और स्मॉल डी चेंज नहीं होगा पानी में, लेकिन वेवलेंथ विल चेंज. Now divide these two equations, divide them. If you divide them properly, you will get x1 by x2 equal to lambda 1 by lambda 2. ठीक है, कल जब मैंने Snell's law डिस्कस किया था, during Snell's law also I told you lambda 1 by lambda 2 is equal to mu 2 upon mu 1. ये स्नेल्स लॉ है, याद करो. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, sin i by sin r is equal to mu 2 by mu 1. mu 2 by mu 1 is same as lambda 1 by lambda 2. यहाँ पे भी देखो लाइट का वेवलेंथ lambda 1 है in the first medium और lambda 2 वेवलेंथ है in the second medium. So यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, mu 2 is a refractive index of water. Second medium कौन सा है? Water है ना, it's a refractive index of water. Mu 1 is a refractive index of air. First medium is air ना, तो air का refractive index 1 होता है, तो just mu water आएगा equal to x1 by x2. करेक्ट. तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x2 that is fringe width in the second medium is equal to x1 divided by mu. ये फॉर्मूला अगर बाय चांस आपको याद रह गया तो इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ना. व्हाट इज दिस? इट्स अ न्यू फ्रिंज विड्थ इन द वाटर. इट्स इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर. ये फॉर्मूला समझो कैसे डिराइव किया. ये तभी अप्लाई करनी है जब ऐसा बोला गया है कि पूरा यंग्स डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट है उसको पानी में इमर्स कर दिया. यहाँ पे कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो. Is that clear? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now I'm telling you next point. You can put a heading of this point: shift of fringes.
shift of fringes. Shift of fringes. ठीक है, शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस. अब देखो, बिफोर आई एक्सप्लेन यू शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस, शिफ्ट ऑफ फ्रिंज एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक पॉइंट मालूम होनी चाहिए. लुक एट दिस पॉइंट विच आई एम एक्सप्लेनिंग. सपोज ये कोई भी वेव है, इट्स मे बी अ लाइट वेव. सपोज ये जो वेव है वो एयर में ट्रेवल कर रही है. द वेव इज ट्रेवलिंग इन एयर. ठीक है, अब एयर में क्या किया, इस वेव ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया. ओके, वेव ने एयर में ट्रेवल किया. सपोज इस वेव की जो स्पीड है वो है c. ठीक है, अब सपोज ये जो सेम वेव है, सेम वेव, इफ नाउ इट ट्रेवल्स इन सम अदर मीडियम, यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम है, सी इट्स अ स्लैब. ठीक है, सपोज दिस वेव इज नाउ ट्रेवलिंग इन अ स्लैब. पहले एयर में ट्रेवल किया, अभी सपोज स्लैब में ट्रेवल कर रही है. द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इज लेट्स से t. So I can say here the light wave or any wave, the wave is traveling t distance in a medium. ये जो स्लैब है ना, स्लैब इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू. म्यू इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, सो यहाँ पे एक बात बताओ, कैन आई से द वेव इज ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ t मीटर इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. ठीक है, तो यहाँ पे वेव क्या कर रही है, इट इज ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ t मीटर इन अ मीडियम. ठीक है, यहाँ पे वेव क्या कर रही है, इट इज ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ t मीटर इन अ मीडियम. अब ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं मैं, सी केयरफुली, ध्यान से सुनना. ट्रेवलिंग t डिस्टेंस इन एनी मीडियम, it is as good as traveling mu t meters in air. Traveling a distance of t in any medium, it is equal to or it is same as traveling the distance of mu t meters in air. बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे मैंने बताया इतना सिंपल वे से कहीं लिखा नहीं मिलता है. स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें भी. ये जो मैंने लिखा है ना, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस. बहुत सिंपल तरीके से लिखा है मैंने. ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ t, सपोज t सेंटीमीटर्स इन एनी मीडियम. सपोज ये वेव किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है t सेंटीमीटर्स. इट इज एज गुड एज ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ mu t मीटर्स. ठीक है, यहाँ पे t मीटर ट्रेवल किया, तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि इट इज एज गुड एज ट्रेवलिंग म्यू टी मीटर्स इन एयर. ठीक है, तो सपोज आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उस प्रॉब्लम में जो वेव है उसने t डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन अ पर्टिकुलर मीडियम, तो इसको आप रिप्लेस करके एयर ले सकते हो. सपोज आपने वो मीडियम को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह एयर ले लिया. एयर में अगर वो म्यू टी मीटर ट्रेवल करे तो वो बात एक ही हो जाती है. मतलब यहाँ पे इस वेव को जितना टाइम लगेगा टू ट्रेवल टी मीटर, उतना ही ट्रेवलिंग टाइम में वो एयर में म्यू टी मीटर ट्रेवल कर सकती है. यहाँ पे विद इन द डिस्टेंस ऑफ टी मीटर्स जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स होंगी, वट एवर नंबर ऑफ वेव्स विल बी देयर इन टी मीटर, सेम नंबर ऑफ वेव्स विल बी देयर इन म्यू टी मीटर. इट कैन बी प्रूवन. ये आराम से प्रूफ किया जा सकता है, जो मैंने पॉइंट बताई है. ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट लिखी है ना, इसका आराम से इसको प्रूफ भी किया जा सकता है. बट आई सजेस्ट सिंस टाइम इज लेस, भले प्रूफ नहीं कर, लेकिन अब ये पॉइंट याद रखो एटलीस्ट. ठीक है, ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ t meters in any medium, it is as good as traveling the distance of mu t meter in air. So कभी भी हमारे न्यूमेरिकल्स में या थियरी में अगर ये आ गया, तो इसको रिप्लेस करके हम लोग ये ले लेंगे. तो ये दोनों सेम है. सो आप किसी भी मीडियम को, अगर किसी मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, उसको रिप्लेस करके आप उसको एयर ले सकते हो. एयर में कितना ट्रेवल होगा, म्यू टी मीटर्स. क्लियर?
याद रखो ये चीज प्लीज, एंड आई सजेस्ट ये नोट कर लो. सो अब इसमें देखो, ये जो t डिस्टेंस है जो इसने ट्रेवल किया, दिस t डिस्टेंस इज नोन एज पाथ. t distance is like a path. So this t meter in any medium is as good as traveling mu t meters in air. Air में कितना travel होगा? Mu t meters. I can say this mu t in air is equivalent to t in the medium. ये mu t जो है ना, ये भी path है, इसको बोलते हैं optical path. इसको ऑप्टिकल पाथ कहते हैं. ये वर्ड आपको कभी बुक्स में मिल सकता है. ऑप्टिकल पाथ मतलब दैट पाथ विच इट शुड ट्रेवल इन एयर. ओके, लाइट मीडियम में जितना ट्रेवल कर रही है उसको पाथ बोलते हैं. बट अगर आप इसको रिप्लेस करके एयर ले रहे हो, एयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ. म्यू टी इज अ ऑप्टिकल पाथ ऑफ द बॉडी इफ टी इज अ रियल पाथ. अगर टी रियल पाथ है तो उसका ऑप्टिकल पाथ होगा म्यू टी. ठीक है, इसमें जो मैंने म्यू लिखा है, दिस म्यू इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम. कंफ्यूजन हो रहा है तो याद कर लो, ये जो म्यू है ना, इट्स अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम. क्लियर है ये? इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर करो प्लीज. ठीक है, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट, शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस. शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस. अब देखो शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस कैसे होता है. सी सपोज ये S1 is a one source, S2 is another source, and this is screen. ये स्क्रीन है. ठीक है, स्क्रीन पे एकदम मिडिल में हमें क्या मिलता है? सेंट्रल ब्राइट होता है मिडिल में. ठीक है, और उसके बाद इन द मिडिल वी गेट सेंट्रल ब्राइट, और उसके बाद वी गेट फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क एंड सो ऑन. लेट्स से यहाँ पे ये कोई भी एक nth, सपोज ये nth ब्राइट है. ये नॉर्मल सेटअप है ना. नाउ लुक हियर, सपोज यहाँ पे क्या होगा, लाइट विल कम फ्रॉम S1, लाइट विल आल्सो कम फ्रॉम S2. ये दोनों लाइट आपको दिख रहा है एयर में ट्रेवल कर रही है. दिस बोथ लाइट्स आर ट्रेवलिंग इन एयर. तो अभी तक जो मीडियम है वो एयर है. सपोज if I insert some glass slab in front of S1, if we insert some glass slab in front of S1, ठीक है, ये ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है, इट इज T. ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है, इट इज T, and the refractive index of this glass slab is mu. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो वेव है, इट इज ट्रेवलिंग द T डिस्टेंस इन अ ग्लास स्लैब. जैसे यहाँ पे था, इट इज ट्रेवलिंग T डिस्टेंस इन अ ग्लास स्लैब. सो दिस डिस्टेंस ऑफ T सेंटीमीटर, पहले ये यहाँ पे T सेंटीमीटर एयर था, लेकिन अभी यहाँ पे T सेंटीमीटर का स्लैब डाल दिया. तो इससे होता क्या है, इट इज ऑब्जर्व, जब अगर आप ऐसे डालोगे तो ऐसे ऑब्जर्व किया जाता है कि जो ये सारे फ्रिंजेस हैं, nth ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जो सारे फ्रिंजेस है ना, ये ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं. दे शिफ्ट अप. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज लेट से यहाँ पे आ गया, हेयर कम्स सेंटर. nth ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट होके ऊपर चला गया, हेयर कम्स nth. ऑल दिस ब्राइट एंड डार्क बैंड्स जो है ना, वो सब के सब शिफ्ट हो जाते हैं. ऑल ऑफ देम शिफ्ट बाय इक्वल अमाउंट. सबके सब इंक्लूडिंग सेंट्रल ब्राइट, सबके सब ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं. सी सपोज लुक एट दिस, दिस इज माय फिंगर. इसमें एक फिंगर सपोज सेंट्रल ब्राइट है, दूसरा फिंगर nth ब्राइट है. ये दोनों इक्वली शिफ्ट हो जाते हैं ऐसे, बोथ शिफ्ट इक्वली. यहाँ पे जो शिफ्टिंग होती है, ये शिफ्ट होती है इस ग्लास स्लैब की वजह से. बिकॉज अगर अभी यहाँ पे वेव इज ट्रेवलिंग T डिस्टेंस इन द ग्लास स्लैब, इस ग्लास स्लैब की वजह से शिफ्टिंग आती है.
आपको खाली इतना याद रखना है कि शिफ्ट कितना होता है. द शिफ्ट इज इक्वल टू, ये जो सेंट्रल ब्राइट है, nth ब्राइट है, ये सब के सब शिफ्ट हो जाते हैं. ऑल दिस ब्राइट डार्क बैंड शिफ्ट. याद रखो सबके सब शिफ्ट होते हैं इंक्लूडिंग सेंट्रल ब्राइट. सेंट्रल ब्राइट भी शिफ्ट होता है. हाउ मच दे शिफ्ट? शिफ्ट इज इक्वल टू T in the bracket mu minus 1, T in the bracket mu minus 1, capital D divided by small d. This is shift. Shift इतना होता है T in the bracket mu minus 1, capital D by small d. इतना हर बैंड शिफ्ट होता है. एवरी सेंट्रल ब्राइट, nth ब्राइट, एवरी ब्राइट बैंड, एवरी डार्क बैंड शिफ्ट बाय इक्वल अमाउंट. दैट इज दिस मच इज शिफ्टिंग. T क्या है? इज द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब. Mu is the refractive index of this glass slab, and you already know what is capital D and small d. ठीक है, क्लियर? ठीक है, इसका भी पूरा डेरिवेशन अवेलेबल है, बट इट इज अ लेंथी प्रोसेस टू डिराइव ऑल दिस. प्रोसेस है यहाँ पे, जैसे T सेंटीमीटर इन द ग्लास स्लैब कैन बी रिप्लेस्ड बाय mu T सेंटीमीटर इन एयर. वो सब लॉजिक यूज करके यहाँ पे आ सकता है. यू जस्ट रिमेम्बर दिस मेथड. और याद रखो सारे के सारे बैंड शिफ्ट होते हैं. ऑल ऑफ देम शिफ्ट. क्लियर? ठीक है, ठीक है. सो इंटरफेरेंस की अलग अलग पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ओके, इंटरफेरेंस में एक लास्ट पॉइंट बता देता हूं. वन लास्ट theoretical point is there which you should know. See, one last point. If we use white light to illuminate two slits, see, इंटरफेरेंस में ये कहा जाता है कि जो दोनों सोर्सेस हैं S1 S2, बोथ सोर्सेस मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक. मतलब वेवलेंथ एक ही होना चाहिए. दे शुड हैव अ सेम वेवलेंथ. बट सपोज वी आर नॉट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस, वी आर यूजिंग व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट इज नॉट अ मोनोक्रोमेटिक. व्हाइट लाइट में 7 कलर्स मिक्स होते हैं. इफ यू आर यूजिंग व्हाइट लाइट, using white light, we are performing interference experiment, or we are performing Young's double slit experiment using white light. तो पता है क्या क्या होता है white light यूज करने पर? white light यूज करने पर क्या होगा? जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है, जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है, सेंट्रल ब्राइट बैंड रिमेन्स व्हाइट इन कलर. सेंट्रल ब्राइट बैंड व्हाइट कलर का रहता है. लेकिन सेंट्रल ब्राइट के आसपास जो फ्रिंजेस होती हैं, सेंट्रल ब्राइट बैंड के आसपास जो ब्राइट डार्क बैंड्स होते हैं, एक्सेप्ट सेंट्रल ब्राइट, जो अदर ब्राइट बैंड्स है ना, जो अदर ब्राइट बैंड्स हैं वो सारे कलर्स के होंगे. मतलब आपको रेड कलर के ब्राइट बैंड्स मिलेंगे, उसके बाजू में आपको ग्रीन कलर के ब्राइट बैंड्स मिलेंगे, उसके बाजू में आपको वायलेट कलर के ब्राइट बैंड्स मिलेंगे, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे ब्राइट बैंड्स मिलेंगे. मतलब अदर ब्राइट बैंड्स यू विल गेट ऑफ ऑल कलर्स. आपको रेड के ब्राइट बैंड्स मिलेंगे, ग्रीन कलर के ब्राइट बैंड सारे कलर के मिलेंगे, लेकिन सेंट्रल ब्राइट एक ही होता है, वो व्हाइट कलर का होगा. इसके पीछे जो लॉजिक है, ठीक है, मैं जल्दी से समझा देता हूं, क्योंकि बिना लॉजिक के आपको समझ में याद नहीं रहेगा कैसे हुआ. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द रीजन बिहाइंड इट. ठीक है, सी क्विकली आई विल एक्सप्लेन दिस, तो थोड़ा ध्यान से देखना. थिंक S1 S2 आर टू सोर्सेस एंड दिस इज स्क्रीन. ठीक है, अब सोचो ये जो S1 सोर्स है ना, इसमें से ऑल 7 कलर्स की लाइट निकल रही है. ऑल 7 कलर्स आर एमिटिंग. वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज सब निकल रहा है. एंड S2 से भी 7 कलर्स की लाइट निकल रही है. डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है. ठीक है, अब सेंट्रल ब्राइट पे क्या होगा? सेंट्रल ब्राइट पे क्या होगा कि सपोज जितना डिस्टेंस
ये रेड लाइट ने ट्रेवल किया, यहाँ से भी रेड लाइट उतना ही ट्रेवल करके यहाँ मिलेगी। सो रेड का कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस बनेगा। यहाँ से ग्रीन लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यहाँ से भी ग्रीन लाइट उतना ही ट्रेवल करके यहाँ मिलेगी। तो ये ग्रीन लाइट और ये ग्रीन लाइट का यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बनेगा। तो सारे जो 7 कलर्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगे और कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस बनाएंगे। यहाँ पे ऑल 7 कलर्स विल अराइव। तो यहाँ पे 7 कलर्स सारे के सारे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे व्हाइट बनेगा, सेंट्रल ब्राइट इज दैट्स व्हाई व्हाइट। लेकिन उसके बाद क्या होगा, लेट्स से एक एग्जांपल, यहाँ से वॉयलेट लाइट आ रही है, तो यहाँ पे आपको वॉयलेट लाइट के बैंड्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ से ग्रीन लाइट भी आ रही है, तो यहाँ पे आपको ग्रीन लाइट्स के बैंड्स भी मिलेंगे, रेड लाइट के बैंड्स भी मिलेंगे। खाली क्या होगा, अलग अलग कलर्स के लिए जो फ्रिंज विड्थ है वो अलग अलग होगी। You know that fringe width is given by lambda d by d. That is, fringe width is directly proportional to lambda. ठीक है, lambda for red color is more than lambda for violet color. ये तो आपको पता है, red has a more wavelength compared to violet. तो क्योंकि red का wavelength ज्यादा होता है, तो red का fringe width भी ज्यादा होगा। Fringe width of red color will be more than fringe width for violet color. That means यहाँ पे आपको अलग अलग बैंड्स मिलेंगे, रेड कलर के बैंड्स, ग्रीन कलर के बैंड्स। लेकिन फ्रिंज विड्थ ज्यादा किसका होगा, रेड का। फ्रिंज विड्थ विल बी मोर फॉर रेड कलर। दैट मींस रेड के जो बैंड्स है वो एक दूसरे से ज्यादा स्पेशियस होंगे, और वॉयलेट के जो बैंड्स है, वॉयलेट कलर के जो बैंड्स है, दे विल बी क्लोज टू ईच अदर। सो यू विल गेट अ कलर, ऑल कलर्स बैंड्स, बट याद रखो सेंट्रल ब्राइट हमेशा व्हाइट होगा। ठीक है, दिस विल हैपन इफ यू आर यूजिंग व्हाइट लाइट इन इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्लियर? हाँ, सो रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर है। यहाँ पे जो भी मैंने पॉइंट्स बताए वो बहुत यूजफुल है। हो सकता है कोई ना कोई एमसीक्यू जो आएगा इंटरफेरेंस में से, वो इन्हीं पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ पे आ सकता है। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक की थोड़ी बहुत थियरी आपको आती है, और अब ये पॉइंट्स पढ़ के जाओ, आराम से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, now before I proceed to the next topic, I am solving 1 or 2 questions on interference. 2 या 3 प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इंटरफेरेंस के ऊपर। ओके, राइट ऑन द फर्स्ट प्रॉब्लम। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। राइट ऑन फास्ट। लिखो, इन YDSE, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन YDSE lambda is equal to 2000 angstrom. Lambda is equal to 2000 angstrom, and small d is equal to 7000 angstrom. Small d is equal to 7000 angstrom. Then find how many bright bands, then find how many bright bands can be obtained on the screen. How many bright bands can be obtained on the screen? Question mark. अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, क्वेश्चन पढ़ा सबने? हाँ, तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको लैम्बडा गिवन है और स्मॉल डी गिवन है, दैट्स इट। ये दोनों चीजें गिवन है। लैम्बडा 2000 एंगस्ट्रॉम, स्मॉल डी 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब स्मॉल डी भी एंगस्ट्रॉम में गिवन है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें खाली ये फाइंड करना है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे कितने पॉसिबल ब्राइट बैंड्स बन सकते हैं। हमें फाइंड करना है कि टोटल यहाँ पे कितने पॉसिबल ब्राइट बैंड्स बनेंगे। करेक्ट, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी मैक्सिमम पॉसिबल ब्राइट बैंड्स विल बी देयर।
मतलब पूरे स्क्रीन पे मुझे 10 ब्राइट बैंड्स मिलेंगे कि 15 ब्राइट बैंड्स मिलेंगे कि 25 ब्राइट बैंड्स मिलेंगे, टोटल कितने मिलेंगे? ठीक है, सो आई होप ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, यू माइट नॉट बी नोइंग दिस। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन याद है? एंगुलर पोजीशन क्या था, ध्यान से देखो। अगर ये सेंट्रल ब्राइट है और यहाँ पे सपोज हमारे पास है nth मैक्सिमा या nth ब्राइट, ठीक है, तो ये nth ब्राइट को आप यहाँ पे ज्वाइन करो, ज्वाइन दिस nth ब्राइट ओवर हेयर। ये जो थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल को मैंने कल बताया था, इसको कभी कभी एंगुलर पोजीशन कहते हैं। दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस nth ब्राइट। याद है, ये कल कराया था। इज देयर एनीबॉडी हु रिमेंबर्स, यहाँ पे मैंने साइन थीटा की एक फॉर्मूला बनाई थी। साइन थीटा अगर आप अच्छे से अप्लाई करोगे ना, साइन थीटा याद है? सर tan थीटा था ना? हाँ, लेकिन इतना याद होगा कि थीटा स्मॉल था, याद है? हाँ। अब होता क्या है, स्मॉल एंगल होती है ना, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा, टेन थीटा, इन सब की वैल्यूज एक ही आती है। मतलब साइन टेन आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑलमोस्ट। सो टेन थीटा भी चलेगा, साइन थीटा भी लिख सकते हैं, स्मॉल एंगल के लिए चलता है ये चीज। तो अब एक काम करो, लिसन, मैं ऐसे करता हूँ, आपको इतना याद होगा, मैंने टेन थीटा को नियरली थीटा लिख दिया था। ठीक है, तो थीटा लिख दिया। थीटा विल बी सेम एज साइन थीटा। दिस कैन बी डन फॉर ओनली स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल के लिए थीटा एंड साइन थीटा दोनों इक्वल होते हैं। इसकी फॉर्मूला क्या थी, किसी को याद है? फॉर एनीबॉडी रिमेंबर्स व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर दिस थीटा? n lambda by small d. यस, तो जो स्टूडेंट लेक्चर सुनते हैं अच्छे से, ध्यान है तो आपको याद होगा, कल मैंने क्लियरली ये समझाया था। तो दिस थीटा, और इट इज सेम एज साइन थीटा, इट इज n लैम्बडा बाय d। ठीक है, थीटा भी चलेगा, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करने के लिए साइन लेना पड़ता है। साइन थीटा इज n लैम्बडा बाय d। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, लिसन। सपोज ये जो nth ब्राइट मैंने लिखा है ना, थिंक इट्स अ लास्ट ब्राइट बैंड ऑन दिस स्क्रीन। ये जो मैंने nth लिखा है ना, दिस nth इज अ लास्ट ब्राइट बैंड ऑन द स्क्रीन, और ये लास्ट ब्राइट बैंड जो ये एंगल बना रहा है वो ये साइन थीटा इज गिवन बाय दिस। n इज अ लास्ट ब्राइट बैंड ऑन दिस स्क्रीन। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ, साइन थीटा की वैल्यू 1 से ऊपर तो नहीं हो सकती है। साइन थीटा इज ऑलवेज लेसर देन और एट द मोस्ट इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये जो टर्म है, इट इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा कैन बी लेसर देन और एट द मोस्ट इक्वल टू 1। ये टर्म भी क्या हो सकता है, ये टर्म लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकता है। अगर ये टर्म मोर देन 1 हो गया तो साइन विल बिकम मोर देन 1, विच इज नॉट पॉसिबल। ये टर्म लेस देन 1 लिखना है और एट द मोस्ट इक्वल टू 1। अब इसमें आप n की फॉर्मूला बनाओ, तो n विल बी लेस देन और इक्वल टू स्मॉल d बाय लैम्बडा। इस दोनों का इक्वल लो तो आप इसमें n क्या मिलेगा, n विल बी लेस देन और इक्वल टू स्मॉल d बाय लैम्बडा। स्मॉल d इज 7000 एंगस्ट्रॉम, लैम्बडा इज 2000 एंगस्ट्रॉम। डालो, ये 7/2 आएगा। 7000 अपॉन 2000, 7/2 is 3.5. So n has to be less than 3.5. n 3.5 से कम होना चाहिए। अब देखो, जो n है ना, n मैंने कहा है, सपोज ये जो n मैंने लिखा है, इट्स अ लास्ट बैंड ऑन द स्क्रीन, ये 3.5 से लेस होना चाहिए। तो ये पता है n कितना हो सकता है? दिस n कैन बी 3। n शुड बी द प्रॉपर इंटीजर, n डेसिमल में नहीं ले सकते। n 3 हो सकता है, n 4 नहीं ले सकते, बिकॉज n हैज टू बी लेस देन 3.5। n 3 ले सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट बैंड्स जो मुझे मिलेंगे वो 3 होंगे। अब ध्यान से देखो, सेंट्रल ब्राइट के ऊपर 3 मिलेंगे, सेंट्रल ब्राइट के नीचे भी 3 मिलेंगे, क्योंकि थीटा नीचे की तरफ भी बना सकते हो ना, इधर ऊपर 3 नीचे 3, 6 हो गए, और सेंट्रल ब्राइट को भी इंक्लूड करो तो टोटल 7 हो गए ना। टोटल
number of bright bands that I can get on this screen. Total number of bright bands that I can get on this screen is 7. Total bright bands 7 मिल सकते हैं. Answer is 7. इसमें कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो. सर एक डाउट है हाँ बोलो. सर, वो जो 3.5 था उसको 3 क्यों लिया? वो 2 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था ना? देखो मैंने क्या अज्यूम किया, सुनो. मैंने सोचा कि ये जो nth मैंने नंबर लिया ना n, ये आखिरी वाला ब्राइट बैंड है. इस स्क्रीन पे कितने ब्राइट बैंड्स हैं हमको वो फाइंड करना है ना. सपोज जो आखिरी वाला ब्राइट बैंड है, लास्ट ब्राइट बैंड दैट वी आर हैविंग ऑन दिस स्क्रीन, उसका नंबर nth है. वो जो ये एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज थीटा. ओके, इसमें से जो आपको n मिला है वो लास्ट ब्राइट बैंड है. लास्ट ब्राइट बैंड शुड बी लेस देन 3.5. 3.5 से लेस कितना हो सकता है? 3 हो सकता है ना. इधर 2 क्यों ले? मतलब लास्ट ब्राइट बैंड 3 हो सकता है. सी फ्रॉम आवर कैलकुलेशन गॉट दैट ये n की वैल्यू 2.5 से कम होनी चाहिए. 3 क्यों 3 लेंगे ना? 2 क्यों लोगे? 2 इज नॉट अ लास्ट बैंड. 3 विल बी द लास्ट बैंड ना. हमें लास्ट बैंड फाइंड करना है. कितने बैंड्स हैं टोटल? तो ये 3 ऊपर, 3 नीचे और इंक्लूडिंग सेंट्रल ब्राइट बैंड. तो टोटल ब्राइट बैंड्स विल बी 7. इसका आंसर 7 है. क्लियर स्टूडेंट्स? समझा? So, n should be less than 3.5. तो हम लोग n को 3 ले लेंगे ना. n 3 का मतलब है थर्ड ब्राइट बैंड. यहाँ पे ये थर्ड ब्राइट बैंड हो सकता है. n 4 नहीं ले सकते. 3 ब्राइट बैंड्स, नीचे 3 ब्राइट बैंड्स, टोटल 6 इंक्लूडिंग सेंटर, टोटल 7 हो गए. आंसर इज 7. आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्लियर है, सॉल्यूशन भी क्लियर है. ठीक है. I am starting with the second problem. Write down the question. ठीक है, second problem start करते हैं. लिखो. The maximum intensity in Young's double slit experiment. The maximum intensity in YDSE, Young's double slit experiment, is I0. I naught लिखो. I naught. ये वाला देखो. ये this is maximum intensity. लिखो maximum intensity in Young's double slit experiment is I naught. Full stop. Find the intensity at a point. Find the intensity at a point where path difference, I repeat, find the intensity at a point where path difference between two waves, is lambda upon 2, lambda by 2, and lambda by 4, lambda by 2 and lambda by 4. मतलब एक्चुअली इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं. इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू टेक पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 2. इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू टेक पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 4. 2 पार्ट्स हैं. एक बार लैम्बडा बाय 2 लेके करना है, एक बार लैम्बडा बाय 4 लेके करना है. ठीक है. क्वेश्चन सबने लिख लिया? एक बार क्वेश्चन में रीड कर लेता हूं, ध्यान से सुन लो. द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट is I naught. Find the intensity at a point where path difference is lambda by 2 and then lambda by 4. So I hope question सबने लिख लिया. ठीक है, चलो मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन. ठीक है, सी लुक एट द स्क्रीन. अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. आपको याद होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये जो दोनों सोर्सेस हैं, दिस बोथ सोर्सेस कम फ्रॉम वन सोर्स ओनली. एक ही सोर्स को स्प्लिट करके 2 सोर्सेस बनाए जाते हैं. सो ऑब्वियसली ये दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम होता है. द लाइट कमिंग फ्रॉम S1 सोर्स एंड लाइट कमिंग फ्रॉम S2 सोर्स, दोनों का इंटेंसिटी सेम होता है. ओके, दोनों का इंटेंसिटी सेम होता है.
अब जब इंटेंसिटी सेम होती है ना दोनों सोर्सेस की, तब जब दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम होती है, क्वेश्चन में ये गिवन है ना, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब ये दोनों सोर्सेस एक ही सोर्स में से डिराइव हुए हैं, दोनों सोर्स एक में से ही बने हैं, इन दोनों का इंटेंसिटी सेम होगा। जब इंटेंसिटी सेम होती है, देन मैक्सिमम इंटेंसिटी इज गिवन बाय 4i। मैक्सिमम इंटेंसिटी इज गिवन बाय 4i, याद है ये आज ही बताया था। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इज गिवन बाय 4i, बट यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी इज गिवन I नॉट, तो आपको ये लिखना है कि 4i इज इक्वल टू I नॉट। 4i इज इक्वल टू I नॉट, पहले तो आप ये लिखो 4i इक्वल्स टू I नॉट, गिव इट वन इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, लुक एट दिस डायग्राम। सो जो ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, P इज एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन, P एक पॉइंट है, ये दोनों वेव्स P पॉइंट पे अराइव होंगी, ठीक है। एक वेव ने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया है, दूसरे वेव ने कम पाथ ट्रेवल किया है। इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्बडा बाय 2 है, ठीक है, लैम्बडा बाय 2 है। अब मैं आपको हिंट दे देता हूं कैसे करना है। पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स इज लैम्बडा बाय 2। यूजिंग दिस पाथ डिफरेंस यू प्लीज फाइंड फेज डिफरेंस। मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी। यूजिंग दिस पाथ डिफरेंस फाइंड आउट द फेज डिफरेंस। आपको फेज डिफरेंस जब मिल गया, वंस यू हैव फेज डिफरेंस, सो इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। So intensity at this point will be given by 4i cos square theta by 2। ये फॉर्मूला मैंने आज ही आपको बताई थी, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं। ये पार्ट डिफरेंस है, यूजिंग दिस पार्ट डिफरेंस यू प्लीज फाइंड फेज डिफरेंस। उसका मेथड मैंने आपको बताया था। ये पार्ट डिफरेंस है, यूजिंग दिस यू प्लीज फाइंड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब थीटा। एक बार थीटा मिल गया, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। P कोई भी ऑर्डिनरी पॉइंट है, इंटेंसिटी एट एनी ऑर्डिनरी पॉइंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तब लगती है जब इन दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम है, I1 I2 बोथ आर इक्वल। आज ही बताई थी ये। यूज दिस फॉर्मूला एंड गेट द इंटेंसिटी एट पॉइंट P। कर सकते हैं आई थिंक। Yeah. Is there anybody who's getting answer? What's the intensity at point P? Yeah. Anybody getting answer? तो माइक ओपन करके बताओ। सर जब लैम्बडा बाई 2 है, हाँ, लैम्बडा बाय 2 पाथ डिफरेंस। हाँ, हाँ, तभी आंसर ये आ रहा है, 0 आ रहा है। फेज डिफरेंस कितना आया? पाई। मतलब 180 डिग्री। हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका। और जब लैम्बडा बाय 4 है। हाँ, लैम्बडा बाई 2 है, लैम्बडा बाई 4 है उसका ये हाँ, हाँ, तभी पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 4 है। हाँ, तो आंसर 2i आ रहा है। 2i। हाँ, अब देखो 2i को क्या करना है, देखो क्वेश्चन जो है ना, आपका जो क्वेश्चन है उसमें I नहीं, I नॉट मेंशन है ना। हाँ, तो आप एक मैं हिंट देता हूं, आप I नॉट के टर्म्स में निकालो कि क्या आंसर आएगा। मुझे आंसर I नॉट के टर्म्स में चाहिए। हाँ, ओके। आपका नाम क्या था स्टूडेंट? विष्णु। हाँ, विष्णु। विष्णु। हाँ ठीक है, कंप्लीट करो विष्णु। I नॉट बाई 2 आएगा सर। करेक्ट है। सी स्टूडेंट्स, आराम से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। लैम्बडा बाय 2 इज अ पाथ डिफरेंस। यूजिंग दिस पाथ डिफरेंस, P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 है।
यूजिंग दिस पार्ट डिफरेंस प्लीज फाइंड फेज डिफरेंस। फॉर्मूला दिया है, वंस यू गॉट फेज डिफरेंस यहाँ पे डालो फेज डिफरेंस। और एक मैं हिंट दे देता हूं, यहाँ पे आपको दिख रहा है 4i लिखा है। 4i में जो ये i है ना, इट्स इंटेंसिटी ऑफ वन ऑफ द सोर्सेस। 4i को ही मैंने आज याद करो आई नॉट लिखा था, 4i को आप आई नॉट लिख दो। देन रिपीट द सेम प्रोसीजर बाय टेकिंग पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 4। यहाँ पे लैम्बडा बाय 4 ले लो, टेक पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 4, फाइंड आउट द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब थीटा। एक बार फेज डिफरेंस मिल गया, यहाँ पे थीटा डालो, और जो 4i है 4i इज सेम एज आई नॉट, यहाँ पे आई नॉट डालो। ठीक है, अब मैं जिस स्टूडेंट का नाम लूंगा वो आंसर मुझे बताएगा। दैट स्टूडेंट हैव टू गिव आंसर। ठीक है, और जिसका मैं नाम ले रहा हूँ वो स्टूडेंट आंसर देगा मुझे। आई वांट आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, बोथ पार्ट्स। हाँ, आर्यन पोर्ट दुखे। हाँ, आर्यन पोर्ट दुखे, माइक ऑन कर। आर्यन पोर्ट दुखे। हाँ सर। अच्छा, तू बैठा है क्या? हाँ सर, मतलब क्या मेरे को लगा वो आराम माइक कर, ऑन। मेरे को लगा खाली आराम कर रहा है। नहीं नहीं सर, अभी किधर 2 महीने में एग्जाम आ रहे हैं। हाँ हाँ, कुछ आंसर निकला क्या इस क्वेश्चन का? कर रहा है क्या? हाँ कर रहा हूँ, अभी तो जो नोट लिखा था वो ही कर रहा हूँ। 1 सेकंड। सच्ची बता, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि टाइम पास कर रहा है? सर 2 मिनट देखता हूँ, 2 मिनट में बताता हूँ। मतलब जब मैंने पहले दिया था तब तक आराम से बैठा था ना तू? मैं टाइम पहले ही दिया था करने के लिए। नहीं सर। अरे थोड़ा सीरियसली करोगे ना, फिजिक्स आराम से हो जाएगा। आपको सीरियसली करना ही नहीं है। सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 0। फर्स्ट पार्ट का आंसर 0 है। सेकंड पार्ट का आंसर है आई नॉट बाय 2, मतलब हाफ ऑफ आई नॉट। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 0, सेकंड पार्ट का आंसर है आई नॉट बाय 2। ठीक है, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने पूरा मेथड तो बता दिया। जो अटेंटिव स्टूडेंट वो आराम से समझ सकते हैं इसको कैसे करना है। आई होप सम ऑफ यू गॉट द आंसर ऑलरेडी। प्लीज बात को समझो, क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा आपको मेथड खाली पता होना चाहिए। जिस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस गिवन है, यूजिंग दैट पार्ट डिफरेंस यू प्लीज फाइंड फेज डिफरेंस। वंस यू गॉट द फेज डिफरेंस यू हैव टू पुट इट हियर। ये फॉर्मूला आप तब यूज कर सकते हो जब I1 I2 बोथ आर इक्वल। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों सोर्सेस एक ही सोर्स में से डिराइव होते हैं, इंटेंसिटी दोनों सोर्सेस की सेम ही होती है, हेंस यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर विद दिस फॉर्मूला? ठीक है, एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। लेट्स सॉल्व वन लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट राइट डाउन द लास्ट क्वेश्चन नाउ। एक लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जल्दी लिखो। हाँ, इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट ऑन लास्ट क्वेश्चन, इफ YDSE is immersed in a liquid, if YDSE is immersed in a liquid, comma, the 10th bright fringe in the liquid, the 10th bright fringe in the liquid lies
where lies where sixth dark fringe was present. मैं रिपीट कर रहा हूं, the 10th bright fringe lies where sixth dark fringe was present when it was in air. When it was in air. Full stop. Find mu of the liquid. Find refractive index of the liquid. ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. सी आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया है, बट फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं, ध्यान से देखो. If the Young's double slit experiment is immersed in a liquid, the 10th bright fringe, the 10th bright fringe in the liquid lies where sixth dark fringe was present when it was air. Then find refractive index of the liquid. See students, ये जो क्वेश्चन है इसका पूरा मैं हिंट दे देता हूँ, पूरा समझा देता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद आप कंप्लीट करेंगे. ठीक है. See, let's suppose you are having Young's double slit experiment. Young's double slit experiment है, ये स्क्रीन है, इट्स अ स्क्रीन. ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है. सपोज दिस एंटायर स्क्रीन इज इन एयर, ये पूरा एयर में है सेटअप. द एक्सपेरिमेंट इज डन इन एयर. तो एयर में जब आप इसको कर रहे हो, यहां पे देखो एक पॉइंट पे सिक्स्थ डार्क मुझे मिल रहा है, सिक्स्थ डार्क. अब जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट, ये जो पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसको मैंने एयर में नहीं लिया, किसी एक लिक्विड के अंदर ले लिया. when this entire setup is put in a liquid में डाल दिया, तो यही प्लेस जहां पे सिक्स्थ डार्क था, जब एयर था तब यहाँ पे सिक्स्थ डार्क था, उसी प्लेस पे 10th ब्राइट आ रहा है. ठीक है. when it was air, at this place sixth dark was there. उसी प्लेस पे 10th ब्राइट इज कमिंग जब लिक्विड है, उसी प्लेस पे. तो यूजिंग दिस वी हैव टू फाइंड आउट द म्यू ऑफ द लिक्विड. ठीक है. सो मैं अभी इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं. सी, जब हम लोग एयर यूज करते हैं, लेट्स से व्हेन वी आर यूजिंग एयर, द फ्रिंज विड्थ इज x1. व्हेन वी आर यूजिंग एयर, लेट्स से फ्रिंज विड्थ इज x1. व्हेन वी आर यूजिंग अ लिक्विड, लेट्स से फ्रिंज विड्थ इज x2. ठीक है. सो आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सिक्स्थ डार्क फ्रॉम सेंटर? व्हाट्स द डिस्टेंस ऑफ सिक्स्थ डार्क? 5.5x. हाँ, 5.5x ना. मतलब ये जो डिस्टेंस आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस मस्ट बी 5.5x. लेकिन सिक्स्थ डार्क कब है? जब आप एयर ले रहे हो. जब एयर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब सिक्स्थ डार्क है. इन द एयर फ्रिंज विड्थ इज x1 ना. सो ये जो डिस्टेंस आपने बोला, इट विल बी 5.5x1. ठीक है. डिस्टेंस विल बी 5.5x1. अब सोचो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमने लिक्विड के अंदर डाल दिया. वी पुट इट इनटू द लिक्विड. सो लिक्विड में फ्रिंज विड्थ जो है, इन केस ऑफ लिक्विड जो फ्रिंज विड्थ है वो x2 है. इन केस ऑफ लिक्विड उसी प्लेस पे 10th ब्राइट मिल रहा है. द डिस्टेंस ऑफ 10th ब्राइट फ्रॉम सेंटर, द डिस्टेंस ऑफ 10th ब्राइट फ्रॉम सेंटर इज 10x. कल बताया था ये मैंने. 10th ब्राइट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो होगा 10x, 10x2. ठीक है. लेकिन ये डिस्टेंस और 6th ब्राइट का जो ये डिस्टेंस तो सेम है ना. दैट मीन्स 5.5x1 is same as 10x2. 5.5x1 is same as 10x2. समझा? ये है डिस्टेंस ऑफ सिक्स्थ डार्क फ्रॉम सेंटर, और ये है डिस्टेंस ऑफ 10th ब्राइट फ्रॉम सेंटर. लेकिन
6th डार्क और 10th ब्राइट एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं, मतलब ये डिस्टेंसेस इक्वल होंगे ना. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब थोड़ी देर पहले थियरी में मैंने आपको एक फॉर्मूला बना के दिया था, दैट x2 दैट इज फ्रिंज विड्थ इन केस ऑफ सेकंड मीडियम इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर. याद है ये? फ्रिंज विड्थ इन केस ऑफ सेकंड मीडियम इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ इनिशियल डिवाइड बाय म्यू ऑफ वाटर. आई होप ये फॉर्मूला बनाई थी हमने. ये फॉर्मूला आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो. x2 कैन बी रिटन एज x1 अपॉन म्यू ऑफ लिक्विड. ये जो x2 है, x2 को आप लिखो x1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ लिक्विड. स्टूडेंट आज मैंने ये फॉर्मूला बनाई है तो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप देख सकते हो. तो x2 इज x1 डिवाइड बाय म्यू ऑफ लिक्विड इक्वल टू 5.5 x1. तो बोथ साइड्स x1 गेट्स कैंसिल्ड. x1 क्या है? x1 इज अ फ्रिंज विड्थ जब ये एयर में परफॉर्म हो रहा है एक्सपेरिमेंट, एंड x2 इज अ फ्रिंज विड्थ जब ये लिक्विड में परफॉर्म हो रहा है. सो इससे देखो आपको म्यू ऑफ लिक्विड आ जाएगा, इट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 5.5. 10 डिवाइड बाय 5.5. ठीक है, अगर आप इस पे टेबल ऑफ 5 अप्लाई करो, 2 अपॉन 1.1, इट इज सेम एज 20 बाय 11. 20 बाय 11 कोई भी सॉल्व कर सकता है. ठीक है, 1.7 समथिंग आएगा, इट बी अराउंड 1.8 समथिंग आएगा. दैट्स अ म्यू ऑफ लिक्विड. ये है म्यू ऑफ लिक्विड. मेन आइडिया ये है, समझ के लो. इट्स अ डिस्टेंस वेयर 6th डार्क इज ऑब्टेन्ड एंड इट इज अ डिस्टेंस वेयर 10th ब्राइट इज ऑब्टेन्ड. 6th डार्क 10th ब्राइट दोनों एक ही प्लेस पे ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा. दे विल बी इक्वल टू ईच अदर. क्लियर विद दिस स्टूडेंट्स? ठीक है, सो आज ये खत्म हुआ इंटरफेरेंस. एक लेक्चर और लगेगा, उसमें आई विल फिनिश पोलराइजेशन एंड डायफ्रैक्शन. दोनों खत्म हो जाएंगे एक साथ. इन द नेक्स्ट